अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास 5,000 रुपये हैं। मैं सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी, मुझे जाने दो। वो सिसकियाँ लेते बोली तो ज़ारान शाह पत्थर होता इसे देखने लगा। वो डरते डरते ज़िंदगी में पहली बार हवेली से बाहर निकली थी, क्योंकि इसकी खान हवेली में कोई हैसियत नहीं थी, क्योंकि इसकी माँ ने इसके बाप के साथ भाग कर शादी की थी। आज तक किसी ने कबूल नहीं किया, बल्कि वो सिर्फ चच्चियों के जुल्म का शिकार होते आखिर में हवेली से भागी थी। पर खान हवेली के सबसे बड़े दुश्मन के हाथ लग गई थी। वो जो कुछ अजियतनाक करने का इरादा रखता था, इसकी मासूमियत देखकर पत्थर हो गया। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? इसकी मासूमियत देखते ज़ारान ने दिलचस्पी से पूछा, मैं कैसे जाऊं? जोनी की तरफ देखते हैरान होने के साथ परेशान भी हुई। क्या मतलब कैसे? पैरों से चलकर? अब क्या तुम्हारे लिए हवेली में लिफ्ट लिखवा दें? जोनी बोली तो वहां बैठी सारी लड़कियां हंसने लग गई। वो विरदा की आंखों में आंसू भर आए। वो सब इसके अपने थे, चचा जात, फुफो-जात, लेकिन इनमें से किसी के दिल में भी इसके लिए मोहब्बत तो क्या इंसानियत का जज्बा भी नहीं था। वो यहाँ बैठी सब लड़कियों से उम्र में छोटी थी, दुबली पतली, गोरी चिट्टी खूबसूरत थी, मगर यहाँ के मकीनों ने इसकी असल खूबसूरती को अपने जब्बर तले छुपा दिया था। जिस्म पर पुराना लिबास, पता नहीं इनमें से कौन सी लड़की का उतरन था। लेकिन जोनी आपी, मुझे डर लगता है। डर कैसा? तुम खुद किसी चुड़ैल से कम हो? वो मजाक उड़ाते हुए बोली तो वहां फिर से कहकों का तूफान उठा था। आपने कहा था आप मुझे अपने साथ खेल में शामिल करना चाहती हैं। बहुत कोशिश के बावजूद भी आंसू बह गए थे। एक तो तुम फौरन रोना शुरू कर देती हो, जरा अपनी मामा जैसी बनो ना। विरदा कैसे वो रात के अंधेरे में अपना घर छोड़कर तुम्हारे बाबा के साथ भाग गई थी, और तुम हवेली के पीछे बाग तक जाकर हमारे लिए जरा सा अमरूद तोड़ कर ला सकती? विरदा के रोने में मजीद शिद्दत आ गई। अच्छा बाबा, नहीं लाने तो मत लाओ, जाओ हम सबके लिए चाय बनाकर लाओ। कितने लोग हैं? 1 मिनट गिनने दो। जोनी गिनने लगी। 1 2 3, इसने गिनती करते हुए 7 कप चाय बनाकर लाओ। ठीक है, वो ताबेदारी से कहती, आंसू साफ करती वहां से निकल आई। दिल चाह रहा था फूट फूट कर रो दे। इतनी बड़ी हवेली में कहीं भी इसके लिए जगह नहीं थी। वो सब ही जालिम और मगरूर थे। अपनी किस्मत पर खफा होती किचन में चाय चढ़ा रही थी। चेहरे पर बला की उदासी थी। इसने चंद मौकों पर हवेली के बाहर की दुनिया देखी थी। गांव में भी चंद ही एक दफा गई थी, वरना बचपन से आज तक इसकी सारी दुनिया इसकी हवेली की 4 दीवारी में ही कैद थी। इसे इस आलीशान हवेली से नफरत थी। इतनी नफरत, इसे एक मौका मिलता तो वो शाह हवेली से इतना दूर चली जाती, क़यामत तक पलट कर वापस ना आती। लेकिन असल मसला यही था कि इसकी पहुंच कहीं तक ना थी। ईद के ईद 2 सूट और कुछ चीजें जरूरत की मिलती। कभी कभार किसी को वो याद होती तो इसके लिए कुछ ना कुछ ले आते, लेकिन ऐसा अमूमन कम ही होता था। वो सब अपनी दुनिया में इतने मगन थे, वो किसी के लिए भी जरूरी नहीं थी। किसी को भी इसकी फिक्र करने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ट्रे में चाय डालती वो वापस इस कमरे में जाने लगी जहाँ वो सब जमा थे। छुट्टी वाली रात वो अक्सर यूं साथ जमा होकर वक्त गुजारते। खेल खेल मूवीज देखते और खाते पीते, जबकि इसका सारा वक्त इनकी हकारत सहते, इनके काम करते गुजर जाता। वो इस ख्वाब खूब मजाक उड़ाते, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत ना थी पलट कर कुछ कहती। ऐसा वो बचपन में करती थी, जिसके बदले इसने इनकी मार के अलावा इनके माओं के मार भी सहनी पड़ती थी। वो सबको चाय पेश करती और धीरे दिल में दुआ की कि किसी का ध्यान इस पर ना जाए, वरना फिर रोककर मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, अजीब अजीब फरमाइशें करेंगे। मगर खुदा मेहरबान रहा, वो सब अपने मगन थे। वो चाय देकर वहां से खामोशी से नजर बचाकर बाहर निकल आए। किचन में आकर अपनी चाय ले कैबिनेट से बिस्किट निकाले और अपनी पसंदीदा जगह यानी पहली मंजिल की राहदारी के पीछे बनी छत, जहां से गांव का मंजर, नन्ही मुन्नी रोशनियां इसे खूब बहा रही थी। ये जगह इसकी वाहिद तफरीह थी। वो अक्सर यहीं बैठकर मुस्तकबिल के मंसूबे बनाती थी। वो इस हवेली से फरार के अलावा कुछ ना होते थे। इसके गांव के सामने एक और गांव था, सलार गोट। यहाँ सलारियों का एक राज था। ज़ारान सलार इस हवेली का जवान साल सरपंच था, जो पिछले माह ही बाप की वफात के बाद इस तख्त पर आया था। दराज कद, कसरती जिस्म, सांवली रंगत, मगर बला का पुरकशिश चेहरा था।
इसने सबसे पहले ताकत आते ही अपनी ज़मीनों के पर्चे निकलवाए थे, जिनमें से एक हिस्सा खान हवेली के कब्जे में था। इस वक्त अपने डेरे में बैठा सामने मौजूद गांवों के दीगर बुजुर्गों की राय सुन रहा था। गो के तमाम शाम गुजर चुकी थी, मगर मसला तूल पकड़ता जा रहा था। इसने बहुत कोशिश की सलाह मशवरे से इनका हक इनके हवाले कर दिया जाए, लेकिन खान हवेली वालों ने खातिर खा कोई जवाब ना दिया था। अब ज़रान ने बातों के बजाय लातों से अपना हक छीनने का फैसला कर लिया था। वो आज सुबह ही पैगाम भिजवा चुका था कि अगर जल्दी से ज़मीनों के हवाले से बातचीत ना कीगी तो ना सिर्फ नहर का पानी बंद कर देगा, बल्कि आमदोरफ्त के सिलसिले भी रोक देगा। और इसने राजदारी से अपने आदमी खान हवेली के पास आस पास फैला दिए थे, ताकि किसी भी गैर मामूली हरकत से वो पहले ही आगाह किया जा सके। वो सुबह फजर की कुछ देर बाद उठकर किचन का रुख करती थी, क्योंकि हवेली में अक्सरियत को इसके हाथ के पराठे खाने की आदत थी। नाश्ता सबको वक्त पर चाहिए होता था। पहले ढेर सारा आटा गूंथती थी, फिर ताज़ा अंडे फेंट कर सारे इंतज़ाम करती थी। अभी वो किचन की तरफ बढ़ रही थी जब रज़ीक सामने आता दिखाई दिया। कैसी हो? शुभ नजरें इस पर गाड़े कह रहा था। मंजिले चचा का दूसरे नंबर वाला बेटा, पहला वारिस। तो जब जब हवेली में होता, हवेली में वर्दा खुद को कुछ महफूज तस्वर करती थी और इसका कुछ ना कुछ ख्याल रखता, इसकी ज़रूरतों के बारे में पूछता रहता, मगर वह अमूमन पढ़ाई के सिलसिले में शहर में होता था। ठीक है, वह कहकर जाने लगी, बात सुनो, आज मेरा भी तुम्हारे हाथ के पराठे खाने का मन है। स्पेशल मुस्कुराते हुए कह रहा था। मैं बना दूंगी, मेरे कमरे में लाना मेरा नाश्ता। शरारती नज़रों से इसे देखता वो आगे बढ़ा तो विरदा ने दिल ही दिल में इसे बुरी तरह कोसा, फिर बुरा सा मुंह बनाते आगे बढ़ती गई। इनकी गुलामियाँ भी करो, इनके छिछोरे बेटों की गुलीज हरकतें भी बर्दाश्त करो। मैं तुम्हारा नाश्ता कमरे में लाती मेरी जूती। इसे पिछले महीने का वाकया याद आया, जब वो चाय लेकर इसके कमरे में गई। एक हाथ से चाय लेते, दूसरे हाथ से इसका हाथ पकड़ते। इसकी नीयत खोट साफ जाहिर था। ये क्या कर रहे हैं रज़ाक भाई? हाथ ही तो पकड़ा है पगली। वैसे तुमने बताया नहीं कभी मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। इसे अपनी तरफ खींचता, इससे कबल ही वो तेजी से अपना हाथ छुड़ाती वहाँ से निकल आई थी। अब वो इसे कटी कटी रहती थी। बड़े ताया के बेटे शादीशुदा थे। एक वारिस था जो शहर में रहता था, दूसरा रज़ाक था, वो यहीं पढ़ता रहता था। आवारागर्दी करना इसका वाहिद मशगला था, जबकि इसने छोटे चचा का कोई बेटा नहीं था, जिस बस 3 बेटियां थी और खुद सबसे छोटे भाई अली यार खान की इकलौती बेटी थी। बाप मरा तो वो 4 साल की थी। इसी उम्र के माँ के साथ हवेली वालों का बुरा सलूक देखते देखते 12 साल की हुई तो माँ भी नामालूम बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसकी वफात के बाद इसकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल होती गई। किचन में कदम रखते इसने किसी मशीन की तरह जल्दी जल्दी हाथ चलाना शुरू कर दिया। इसे याद था इसकी माँ भी इसी तरह इनकी खिदमतें करते करते गुजर गई थी और इसे डर था वो भी किसी दिन अचानक मर जाएगी। ये ख्याल आते ही वो झुरझुरी लेकर रह जाती। शेरबानो छोटी बीबी, वो इसकी हम उम्र मुलाजमाओं में से एक थी, वो जो कहने को इसकी दोस्त भी थी। मैं तुम्हें नाश्ता दूंगी, जाकर रज़ाक को दे आना। लेकिन बीबी जी, अम्मा ने मुझे इनके कमरे में जाने से मना किया। वह दबे दबे लहजे में बोली। विरदा चूकी। क्यों? अम्मा कहती है इनकी नीयत ठीक नहीं है, आप भी ना जाया करें। एक दिन मैं चाय लेकर गई थी तो उन्होंने मेरे साथ दस्त दराजी की और कहा किसी को बताया तो बुरा हशर कर दूंगा। यहाँ वहाँ हाथ लगाते हैं बीबी। वो सर झुकाए बोली तो विरदा का खून खुश्क होकर रह गया। तुमने किसी को शिकायत नहीं लगाई? जुलेखा चच्ची से कहना था ना। मुझे डर लगता है बीबी जी, वरना आंखों से रगड़ते हुए बोली। और आप मुझे कोई और काम बोल दें। वो इसके सामने सर झुकाए खड़ी कह रही थी। अच्छा ठीक है, रहने दो। इसके कंधे पर हाथ रखते वो काम करने लगी। नाश्ता बनाते इसने ट्रे में अंडा, चाय, पराठे रखे। फिर किसी मुलाजिम की तलाश में नजरें भटकाती किचन से निकली। सामने ही अता खड़ा दिखाई दिया, जो शायद दोपहर के खाने के लिए गोश्त सब्जी लाया था। अता भाई, जी बीबी, ये नाश्ता पहुंचा दे रज़ाक भाई के कमरे तक। जी बीबी। वो ट्रे लिए वहाँ से चला गया और बाकियों के नाश्ता तैयार करने के किचन में वापस आ गया। अभी कुछ ही देर गुजरी जब रज़ाक हाथ में ट्रे लिए तन करता वहाँ आया और ट्रे इसके सामने पटक दी। तुमसे मैंने कहा, क्या कहा था? वो जिस पर चलाया। आपने नाश्ता मांगा था, धीमी आवाज़ में जवाब दिया। तुम लेकर क्यों नहीं आए? वो इस पर चला रहा था। क्या मैं कोई कुत्ता हूँ जो बकवास करता हूँ तुम्हारे आगे? मेरी कोई बात की अहमियत नहीं। सारे में घूम के सब काम
ये काम करती हो, मैं कोई काम बोलूँ तो तुम मैले कुचैले पसीने में भरे मुलाजमों के हाथ मेरा नाश्ता भेजती हो। इस पर ढाड़ रहा था, तभी सब वहाँ जमा होने लगे। क्या हुआ? जुलेखा बेगम इसकी तरफ देखकर पूछ रही थी। वो क्या, ये क्या बताएगी मम्मा? मैं बताता हूँ। इधर मुलाजमों के साथ खड़ी मेरी बुराई करती है। मैं वो बोलना शुरू हुआ तो चुप ही ना हुआ। वर्दा इसकी अपनी तरफ से लगाई गई बातों पर हैरान परेशान रह गई। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोलो? हाँ, इसे बाजू खींचते एक थप्पड़ लगाते जुलेखा बेगम ने झंझोड़ते फर्श पर धकेला तो वो गिर गई। इसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, कानों से एहसास तौहीन की वजह से जैसे धुआं सा खारिज हो रहा था। अपनी औकात में रहो वरना हशर करूंगी तो सारा ज़माना देखेगा। जाओ जाकर नाश्ता तैयार करो, वो कहती वहाँ से चली गई। वर्दा आंसू पीती वहाँ से उठने लगी। कांपते हाथों से रोटियां बेलती, मुसलसल बहते आंसुओं पर बंद बांधने की कोशिश कर रही थी। आप इन पर पर्चा क्यों नहीं करवाती छोटी बीबी? इस हवेली पर जितना इन सब का हक है आपका भी तो है। शेर बानू धीमे लहजे में इससे कह रही थी। मेरी कौन सुनेगा? बानू बेचारगी से बोली। सब सुनेंगी बीबी जी, ये सोशल मीडिया का दौर है, इसकी मदद से आजकल हर कोई अपनी बात कहीं भी पहुंचा सकता है, लेकिन आप इससे कह रही थी। मेरी कौन सुनेगा बानू? वो बेचारी बोली। सब सुनेंगी बीबी जी, ये सोशल मीडिया का दौर है, इसकी मदद आजकल हर कोई अपनी बात कहीं से भी पहुंचा सकता है, लेकिन आपके पास तो मोबाइल ही नहीं। क्या आप मेरे फ़ोन से वीडियो बनाएंगी? नहीं शेर बानू, शुक्रिया, मैं तुम्हारा तमाशा सारी दुनिया नहीं बनवा सकती, मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर कब तक ये सब बर्दाश्त करती रहेंगी? वो हमदर्दी से कह रही थी। कोई केस ही कर लें। फिर राजदारी से मशवरा दिया, चली जाए यहाँ से, ना आपकी इज्जत महफूज है ना यहाँ इज्जत व नफ्स। वो बोली तो विरदा की आंखें फिर से आंसू बहाने लगी। शेर बानो के मुंह से मजीद चुभी थी। दिल में दर्द सा उठा। तुम मुझसे ज्यादा हिम्मत वाली हो शेर बानो। वह हंसती तल्खी से, दर्द भरी आवाज में जैसे सदियों का पुरानी हसरत थी। शेर बानो ने अपनी कमीज में हाथ डालते 5,000 का नोट इसे पकड़ाया। ये लें बीबी जी। इसके हाथ में देकर इसने मुट्ठी बंद कर दी। वह हैरत से अपनी मुट्ठी खोले 5,000 के नोट को देखती रही। जिंदगी में पहली दफा इसने 5,000 के नोट को छुआ था। ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये मत पूछे, बस अपनी मदद आप करें और इस जहन्नम से छुटकारा पा लें। वो कहकर वहाँ से चली गई। वृद्धा बेयकीनी से अपने हाथ में रखे नोट को देख रही थी। शाम का पहर था जब वो अपनी पसंदीदा जगह पर बैठी दूर उड़ते पंछियों को देख रही थी। इनकी किस्मत पर, इनकी आज़ादी पर रश्क कर रही थी। चेहरे पर थप्पड़ का निशान वाज़ेह था, तभी आहट पर इसने पलट कर देखा। चेहरे पर थप्पड़ का निशान वाज़ेह था, तभी आहट पर इसने पलट कर देखा। सामने वारिस खड़ा था, पैंट शर्ट में मबलूस, बालों को सलीके से बनाए, अज़ा शेव। वो खूबरू जवान था। कैसी हो मैडम? कहाँ गुम हो? सुबह से आया हूँ, नज़र ही नहीं आई। वो वहीं सीने पर हाथ बांधे खुश अखलाकी से पूछ रहा था। वो वाहिद था जिसके लहजे में इसे बात करते हुए कोई हकारत, कोई तहकम हुआ नहीं हुआ करता था। आपका भाई? वो खुशदिली से मुस्कुराई। इसे देखकर अच्छा लगा था। 11 बजे आया। तुम किधर थी? मैं यहीं थी। इसने खातिर कोशिश की अपने चेहरे पर छुपे थप्पड़ का निशान छुपा ले। पता था यही होगी, इसीलिए यहीं आ गया हूँ। ये लो। इसने हाथ बढ़ाया थे। खूबसूरत ब्रेसलेट था, वजनी। जोनी ने फरमाइश की थी, सोचा तुम्हारे लिए भी ऐसा ले लूँ। उसने झिझकते हुए थामा और चमकती आंखों से इसे देखने लगी थी। शुक्रिया। चेहरे पर क्या हुआ? किसने मारा? वो यकदम फिक्रमंदी से कहता। गौर से इसका चेहरा देखने लगा तो एहसास से जिल्लत से इसकी आंखें भर आई। कुछ हुआ था? इसने सारी कथा इसके गोशो गुजार की तो वो तासुब से देखेगा। तुम कब अपने लिए स्टैंड लोगी वृद्धा? मजबूत बनो, ये तुम्हारा भी घर है। मौका क्यों देती हो सबको? वो जानती थी अब वो खुद एतमादी और मजबूती पर लंबा लेक्चर देगा, लेकिन वो अक्सर सोचती थी कभी इसके लिए स्टैंड क्यों नहीं लेता। ये बात तो है, लेकिन फिर मर्दों पर इल्ज़ाम लग जाता है कि कोई चक्कर है। मगर फिर सोचकर खुद को तसल्ली दी, शायद वो नहीं चाहता मज़ीद इसकी वजह से भी घर वालों के अताब का शिकार बने। आप कितने दिन के लिए आए हैं? ये बात ठीक है, मैं 2 हफ्ते के लिए आया हूँ। ये सुनते ही इसकी आंखें चमक उठी। आपके लिए चाय बनाऊँ? अदरक और इलायची वाली? वो एकदम पुरजोशी से पूछ रही थी। इसने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। आपके कमरे में ले आऊँ? हाँ, कमरे में ले आना। वो कहकर वहाँ से चल दिया। वो खुशी खुशी किचन की तरफ बढ़ने लगी। चाय की पहली चुस्की लेते ही मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट पर भी वो खुश हुई। कैसी बनी? हमेशा की तरह ज़बरदस्त। मैं वहाँ तुम्हारे हाथ की चाय बहुत मिस करता हूँ, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था और वो खुल उठी थी। चाय पीने लगा तो वो यूं ही खड़ी थी जैसे कुछ कहना चाहती हो। खुद भी
वो कहे ना कहे, इससे पूछे या ना, ये सोच रही थी। ये ख्याल इसे चाय बनाते हुए ही आया था। वो हमेशा इसका ख्याल ख़ास रखता, यकीनन वो इसे पसंद करता होगा और ख़ुद भी दिल से इसे चाहती थी। इसकी मुश्किलें में ज़िंदगी में वो वाहिद ठंडी हवा का झोंका था, जो भी आता इसकी ज़िंदगी की सारी धूल उड़ा ले जाता। कुछ कहना चाहती हूँ, नरमी से पूछा। वो सवालिया अंदाज में इसकी तरफ देखता रहा। वो क्या, मैं आपको अच्छी लगती हूँ? कैसे अच्छी नहीं लगोगी? तुम्हें कोई भी नापसंद नहीं कर सकता। वो उसकी तरफ देखता बोला। इसने उंगलियां मरोड़ते इसकी तरफ चमकती आंखों से देखा। आप मुझसे मोहब्बत भी करते हैं? जाहिर है, पागल लड़की जोनी और तुम में भला कोई फ़र्क है? जैसे वो वैसी तुम। लेकिन तुमसे मुझे कई शिकायतें हैं। तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। लगती लिखा हुआ है रखती है। चाय की जिसके लेता, एक हाथ से खून में कुछ टाइप करता कह रहा था। इसे मालूम ना हो सका इसके चेहरे की जूत बुझ गई थी। कुछ पल खड़ी इसकी बातें बेध्यानी से सुनती रही, फिर उतरा चेहरा लिए वहाँ से निकल गई। आखिरी उंगली भी गई। हाथ बेख्तियार दोपट्टे के कोने में तोड़ मरोड़ कर रखे हुए 5,000 के नोट तक गया। फिर वो शिकस्ता कदमों से अपने कमरे में आई। ये वही कमरा जहाँ इसके माँ बाप रहा करते थे। एक खामोश निगाह उसने कमरे पर डाली, जहाँ पुराना फर्नीचर था मगर साफ सुथरा, जिसे बहुत ख्याल रखा गया। पर्दे भी पुराने। कमरे में कोई एक चीज़ ऐसी ना थी जो नई हो। शायद हवेली का वो ये वाहिद कमरा था जो 20-22 साल में पुराने ज़माने में ही रह गया था। इसने आकर अलमारी खोली। इसकी माँ के कपड़े थे जिनमें से वो कुछ पहनती थी। कुछ भरे हुए कढ़ाई वाले मबलूसात थे, कुछ साड़ियाँ थी। इसकी ने कुछ ही मबलूसात एक साथ तरफ रख दिए। फिर एक दराज खोली जहाँ कभी जेवरात हुआ करते थे, मगर इसकी माँ के बाद सब कुछ ले लिया गया। फक्त एक चेन थी जो इसने पहनकर कमीज में छुपा ली। एक अंगूठी थी, इसने पहन लिया। स्टोर रूम में घुसकर पुराना स्कूल बैग निकाला जो 8वीं क्लास में वो इस्तेमाल करती थी। माँ की वफ़ात के बाद 8वीं में ही इसे स्कूल छुड़वा दिया गया था। इसने अपना मुख्तसर मगर ज़रूरी सामान बैग में ठूस ठूस कर भर दिया। आंखों से आंसू जारी थे। वो हवेली के अहाते से दूर झाड़ियों में छुपे थे। हवेली के अहाते से बाहर निकलते ही पथरीली रोश थी जो दूर तक जाती थी। हवेली से निकलने पर अकबी तरफ बागात थे, सामने की तरफ गांव और खेत वगैरह थे, जबकि दाएं जानब एक पुल की पटड़ी थी जिसके पार वो गांव था जिसके सलार का गोट कहा जाता था। वो अहाते के अंदर एक लकड़ी के फाटक के करीब खड़ी थी जिसे खोलना कुछ मुश्किल ना था। स्याह चादर में लिपटी वो खुद भी अंधेरे का हिस्सा मालूम हो रही थी। इस पर बुरी तरह खौफजदा थी। इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, मगर आज नहीं तो कभी नहीं। इसने आवाज़ पैदा किए बगैर इस फाटक जंजीर हटाई। चीर की आवाज़ आई, मगर वहाँ कोई चौकीदार ना था। अगले 2 मिनट में वो अहाते के पार थी, लेकिन नहीं जानती थी शिकारी ताक लगाए बैठे थे। वो लरजते कदमों से पटरी की तरफ बढ़ती गई। मंसूर, ये लड़की देख रहे हो? लगता है हवेली की मकीन है। क्या पता मुलाजमा। कोई मुलाजमा ऐसे आधी रात को रिस्क क्यों लेगी? ये ज़रूर मकीन है। इसे अगवा करके साईं के पास ले जाते हैं। लेकिन वो तो खुद ही पटरी की तरफ बढ़ रही है। इसे जाने दो। इसका पीछा करके हम इलाके में इसे दबोचेंगे। इनमें से 3 भी वक्फे से बारी बारी निकलकर इसके पीछे चल दिए। वो कच्ची सड़क पर पत्थरों और मिट्टी के ढेरों पर लड़खड़ाती हुई तेजी से चल रही थी। इसे मालूम नहीं था वो कहाँ जा रही है। वो नहीं जानती इसे जाना कहाँ है, मगर फिर भी वो चल रही थी। दफातन इसे अपने पीछे भारी कदमों की धमक सुनाई दी। वो एकदम खौफजदा सी पलटी। इसी पल इसके मुंह पर हाथ रखते किसी ने काबू किया। शोर मचाने की नाकाम कोशिश की। इतनी बुरी तरह फड़फड़ाती हुई खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम रही। इसे किसी गाड़ी में डाल दिया गया। कौन है आप लोग? डरी हुई इन जसीम मर्दों को देख के पूछ रही थी। चुप बैठी रहो, इनमें से एक ने झिड़का। वो यकदम खिड़की की तरफ झपट कर शीशा बजाने की कोशिश करती। इससे पहले इनमें से एक ने इसे घसीट कर बिठाया। हर कोशिश बेकार है। ये इलाका भी हमारा है और यहाँ कानून भी हमारा है। खामोशी से बैठी रहो वरना हशर बिगाड़ देंगे। इसकी भारी आवाज़ पर वो दहल कर बैठी रही, यहाँ तक कि गाड़ी किसी अहाते में दाखिल हुई। अब गाड़ी ऊंचे नीचे रास्तों से नीचे गुजर रही थी। इसे एहसास हुआ अब किसी जगह रुकने वाले हैं। इसके आंसू बहते रहे। या अल्लाह, मैं तो बस अपने लिए कदम उठाने वहाँ से निकली थी। क्या मैंने गलत किया? इतनी जल्दी सजा दी। वो दिली में अल्लाह से मुखातिब थी। या अल्लाह, मेरी इज्जत महफूज रखना। जान की खैर है। दुआ करते इसने सर झुका लिया। गाड़ी से उतरो। कोई चालाकी की तो गोलियां भेजे में उतार जाएंगी। इनकी धमकी पर कोई रद्द अमल जाहिर किए। खामोशी से इनके
बताए रास्ते पर चल रही थी, यहाँ तक कि वो डेरे पर पहुंच गए। इसे एक कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरा पीछे से बंद कर दिया गया। क्लोरोफॉर्म नहीं था, इसे ऐसे ही लाना पड़ा। तो मतलब वो खुली आंखों से सब देखती रही। ज़रान गुस्से में भरा अपने आदमियों को घूर रहा था। अंधेरा था। मालिक साहब, तो क्या तो लोगों ने इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? मालिक साहब, एक मासूम और छोटी लड़की है, इसीलिए बस लानत हो। वो गुस्से में से बोले, देखते हैं अब है कौन, वो हमारे किस काम आ सकती है। वो कहते हुए अंदर की तरफ बढ़ा। इसके कदम इसी कमरे की जानिब बढ़ते गए जहां पर वो कैद थी। दरवाजा खुला। वो झटका खाकर सीधी हुई सामने खड़ा शख्स को देखा। क्या यही वो शख्स है जिसके लिए इसे अगवा किया गया? लेकिन क्यों? पैसे के लिए? इसके लिए तो हवेली वाला एक ढेला भी नहीं देंगे। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? वो इसी तरफ देखती सवाल कर रही थी। मैं ज़रान शाह हूँ, इसने अपना तारुफ करवाया। शायद नाम तो सुना ही होगा। वो इनका खानदानी और बहुत पुराना दुश्मन है, लेकिन वो यूं ही मासूमियत और सादगी से इसे देखे गई। तुम्हारा नाम? मेरा नाम विरदा है। वो डरते डरते बोली। विरदा? इसका मकसद इसके बाप का नाम जानना था। विरदा अली यार खान, इसने बताया। तो वो अब्रू उचकाए तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। इसके अंदर विरदा का दिल मजीद डूबा। अच्छा, तो तुम अली यार की बेटी हो? वास दिया। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? हम तुम्हें यहाँ इसलिए लाए क्योंकि हमारे बहुत हिसाब निकलते हैं तुम्हारी तरफ। कदम कदम चलता इसके ऐन सामने रुका और दोनों हाथ अपनी पीठ पर बांधता इसकी तरफ झुका। तो वो पीछे खिसकी। वो एकदम बुरी तरह डरी थी। मेरे पास 5,000 रुपये हैं, मैं सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी, मुझे जाने दो। वो सिसकियां लेते बोली। ज़रान शाह पत्थर होता इसे देखने लगा, फिर आंखें स्केर्ड। 5,000? जी, मुझे जाने दे। मैं इतनी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भागी हूँ। आपके आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। वो बहुत गौर से इसकी बात सुनता, सर हिलाता, फिर इसको चुप रहने का इशारा करता सीधा हुआ। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? इसकी मासूमियत को देखते ज़रान ने दिलचस्पी से पूछा। प्लीज़ मुझे जाने दे। वो आंसुओं से भरी आंखों से इसे देखती मिन्नत अमीज लहजे में बोली। शेर बानो कौन है? हवेली की मुलाजमा है, इसने कहा। तो ज़रान नासमझी से इसे देखे गया। तो इसने तुम्हें इतने सारे पैसे क्यों दिए? इसने एकदम इस लड़की में दिलचस्पी पैदा हुई। और ये थप्पड़ का निशान कैसा? क्या हवेली वाले तुमसे अच्छा सलूक नहीं करते? वो एकदम तजस्सुस से पूछने लगा। एकदम ही इसका ज़हन तेज़ी से चलने लगा। नहीं, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, नफरत करते हैं मुझसे। इसलिए शेरबानो ने कहा, मैं अपने लिए कुछ करूँ। वो आधे रास्ते में ही आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मेरे लिए तो वो लोग आप लोगों को 1 रुपया भी नहीं देंगे। इसने आखिर में अपने आंसू पोंछते हुए कहा। तो चमकती आंखों से सामने बैठे अपने मोहरे को देखता रहा। इसने अपना फ़ोन निकाला और उसके चेहरे की तस्वीर ली। इसने ये इतनी इशारे से किया, विरदा कुछ समझ ही ना सकी। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं वकील हूँ, तुम चाहो तो मुझे हायर कर सकती हो। मैं तुम्हें हवेली से वालों से तुम्हारा हक दिला दूंगा और तुम्हारे साथ हुई सारी नाइंसाफियों को बदला दिला दूंगा। लेकिन कैसे? वो बेयकीनी से पूछी। क्योंकि मासूम लड़की, मैं एक वकील हूँ। इसने विरदा की मालूमात में इजाफा किया था और आपकी फीस वो भी मैं लूंगा। मुस्कुरा कर इतला दी। आराम करो, अब मैं कल वापस आऊंगा। कहते हुए वहां से निकला तो चेहरा मतवक्को फतह की खुशी से चमक रहा था, जबकि वो उलझी हुई बैठी थी। इसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इसका ख्याल रखो, मैं सुबह ही इसे इस्लामाबाद शिफ्ट कर रहा हूँ, वो कह रहा था। उसके आदमी हैरत में से घिरे देख रहे थे। क्यों क्यों मालिक साहब? इनमें से एक बोला। क्या मतलब क्यों? शायद मालिक को लड़की पसंद आ गई। उसने दूसरे ने कानों में सरगोशी की, जिस पर ज़रान ने इसे सख्त घूरी से नवाजा। तो वो फौरन सैम का एक दूसरे आदमी के पीछे हुआ। जो कहा है वो करो, ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। इसने सख्ती से इन्हें झटका और बाहर की तरफ बढ़ने लगा। वो सब इसे उलझन भरी नजरों से जाता हुआ देख रहे थे। मैं तो सही कह रहा था, मालिक को पसंद आ गई। हालत देखी है इसकी तुमने? पसंद करने के लायक कुछ है मालिक साहब के? कहाँ ऐसी दुबली पतली पुराने कपड़े पहने हुए लड़की और कहाँ हमारे मालिक साहब? बात तो ठीक है, वह कह रहा था, और अंदर वो ठिठकी बांधे छत पर घूमते पंखे को देख रही थी। सुबह के 7 बज रहे थे और बावर्ची खाने में वृद्धा का आता पता तक नहीं। शेर बानो धड़कते दिल और थमी हुई सांसों के साथ इसके कमरे में दाखिल हुई। वो कहीं नहीं थी। इतने कमरे में कुछ चीजें अलट पलट की तो इसका शक यकीन में बदल गया। चेहरे पर यकदम मुस्कुराहट उठी, जिससे इसने फौरन दबाया और चीखती हुई बाहर निकली।
बड़ी बेगम, वो चीखते जाती और ऐलान करते जाती। विद्या हवेली से भाग गई। इसके अंदाज में जोश था जिसे सुनने वाला तो पहचान नहीं पाता, लेकिन वो खुद जानती थी अंदर ही अंदर वो किस कदर खुश थी। क्या मतलब, ठीक से देखा है, कहाँ जा सकती है? वारिस परेशानी से बोला। कल ही तो वो बिल्कुल नॉर्मल मिली थी। फिर अचानक इसे वो थप्पड़ का निशान याद आया। इसने अपनी माँ की तरफ देखा जो मुलाजमों को हवेली का कोना कोना छान मारने की हिदायत दे रही थी। कहाँ भी था तुमसे, ख्याल रखो इसका। धुतकार, डांट प्रकार, छोड़ दो, मगर नहीं, अब चली गई ना हवेली छोड़कर। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने मरे भाई को? अब ऐसी भी कोई क्यामत नहीं ढाई। यहाँ किसी ने इस पर वो भगोड़ी अपनी माँ के नक्शे कदम पर यहाँ से भाग जाएगी। ढूंढ लिया होगा कोई आशिक। जी मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसकी सुबह किचन से शुरू होकर रात किचन में ही खत्म होती थी। सालों पुरानी उतरन पहनती रही, हमेशा से इसे मिला होगा वक्त ऐसे कामों के लिए, पता नहीं कहाँ गई होगी। वारिस फिक्रमंदी से कह रहा था। इसे माँ की बातों पर बड़ा गुस्सा आया, मगर वो जब्त करता वक्त इतना ही बोला। अली रजा खान, जो इस हवेली और गांव के करता धरता थे, अपने मुलाजमों और आदमियों की तरफ हर तरफ फैलकर इसे ढूंढने का हुक्म दिया। सभी इसे छुई मुई वर्दा के इकदाम पर हैरत ज़दा थे। ये बात तो सच है, जितनी वो बुजुर्ग थी, ये बड़ा हौसले की काम है। वो नया लिबास देखकर हैरान हुई थी। खाने में एक से बढ़कर एक लजीज पकवान देखते इसका मुंह हैरत से खुला। यूं तो हवेली में भी इस पर खाने की कोई कदगन न थी, मगर अक्सर इसे खाने का मौका मिलने तक भूड़ उड़ चुकी होती थी। इसे याद आया इसने कल सुबह से कुछ न खाया था। वो तकल्लुफ किए बगैर खाने लगी। पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद इसने मुख्तलिफ शापरों में ब्रांडेड कपड़ों की तरफ देखा। क्या यह सब इसके लिए था? बूटी एक हल्का गुलाबी लिबास खोले देख ही रही थी जब जरान शाह हाथों में कागज का पलंदा लिए अंदर आया। पसंद आए कपड़े, अंदाज में सरसीपन, कोट का ऊपरी बटन खोलता वह टांग पर टांग चढ़ाए सोफे पर बैठा था। हाँ, क्या ये सब मेरे लिए है? जाहिर है आप जरान शाह की मेहमान हो तो तुम्हें ऐसे ही नहीं रहने देंगे। इसने कहा। वो बेख्तियार अपने हुलिये को देखकर शर्मिंदा हुई। बैठो, इसे इशारा करते बैठने का कहा। वो बैठकर इसे सवालिया नजरों से देखती रही। इन पर दस्तक करने होंगे। ये क्या है? ये FIR है और ये मुआहिदा है जिसके मुताबिक तुम्हारा वकील हूँ और जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम करोगी। तुम अपने हक के लिए लड़ना चाहती हो और अपनी मर्जी से केस कर रही हो। तुम्हारे हक की जायदाद में तुम्हें दिलाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बदले में मेरी ज़मीन भी मुझे वापस मिल जाएगी, क्योंकि ये सारी शर्तें जिनकी पनाह पर हम अदालत में केस वापस लेंगे। जुर्माना भी आयद कर रहा हूँ ताकि हवेली वालों को कहीं से भी भागने का मौका ना मिले। लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? तुम्हारी नहीं, मैं अपनी मदद कर रहा हूँ, यानी तुम्हारी मदद से अपनी ज़मीन वापस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम मेरे साथ तामुन करोगी तो तुम्हें भी तुम्हारा हक मिल जाएगा। वो साफ गोई से बोला तो वो ना समझी से इसे देखती रही। मैं ना धोखा देना पसंद करता हूँ ना खाना। मैं तुम्हारे लिए साफ साफ बता रहा हूँ, दरअसल तुम्हारे ताया ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, जिससे वापस लेने के लिए मैं तुम्हें इस्तेमाल करूँगा। वो बड़े साफ अल्फाज में इसे मंसूबा बता रहा था। जानता था इस लड़की के पास इसके साथ तामन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। कल मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊँगा, लेकिन मैं ये सब ऐसे नहीं करना चाहती। वो एकदम घबराई थी। इसका लहजा, इसका अंदाज, वो क्या करने जा रहा था। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, सुना तुमने? वो एकदम बिगड़ा। इसका लहजा अंदाज देखकर वो इस नाम आंखों से देखने लगी। क्या वापस जाना चाहती हो? तुम्हें अंदाजा है कि जब तुम इसके साथ हवेली में कदम रखोगी तो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाएगा? पहले से भी बदतर सलूक किया जाएगा। ये बात तो सच है। प्लीज, पहले तो वहाँ सिर्फ औरतें तुम पर जुल्म करती थी और जब तुम वापस जाओगी तो वहाँ के मर्द भी तुमसे नफरत करेंगे। तुम्हारी इज्जत ख़त्म हो चुकी है वहाँ, जो कि मैं जानता हूँ पहले भी नहीं थी, लेकिन अब तुम अपना वकार खो चुकी है इनकी नज़र में। आप मेरे बारे में जानते ही क्या हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? वो रूहान सी हुई थी। इसके अल्फाज बहुत सख्त थे। यही हकीकत है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन जिन हालात से तुम गुजर कर आई हो इनके बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो उसे खबरदार कर रहा था। तुम मुझसे खौफजदा हो या अपने घर वालों से, ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मुझसे खौफजदा हो तो तुम्हारा खौफ बेकार है। मैं किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाता। और नम आंखों से इसे देखती रही। और तो तुम मेरी दुश्मन भी नहीं मानना। दुश्मनों की बेटी हो, लेकिन जिन हालात से होकर आई हो इनमें तुम्हें दुश्मन तो अपना ठहरा नहीं सकता। मैं मासूम लोगों पर अपना जबर कायम नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ साफ अंदाज में तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे मेरा काम करने दो और इसके बदले तुम भी फ़ायदा उठा सकती हो। वो हाथ उठाए कह रहा था।
अगर मैं आपकी बात मानने से इनकार कर दूं तो फिर तुम्हें दोबारा तुम्हारी हवेली छोड़ दूंगा। ये कहकर तुम सीधा मेरे पास आई थी इनके दुश्मनों के पास मदद मांगने। क्या पता वो मेरे इस अमल की बात मेरी ज़मीन यूं ही वापस कर दें। वो शफाकियत से बोला तो वो विरदा साकित रह गई। इसका दिल एकदम खौफ से कांपा था। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, एक भी एकदम तेजी से बोली तो वो मुस्कुरा दिया। गुड गर्ल कहकर पलट गया तो वो सुनसी बैठी रह गई। क्या मतलब? अदालत में पेशी? कैसी पेशी? कैसा कागज है? अली रजा बेयकीनी से कहते झपने अंदाज में वारिस के कागज लेते पढ़ने लगे। वो वाकई ही अदालत में पेश होने का नोटिस था जो विरदा अली यार खान की तरफ से भेजा गया था। वकील का नाम पढ़ते ही अली रजा खान का चेहरा सफ़ेद पड़ा। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? ज़रान शाह इसका वकील है। यकदम कागज फेंककर अपनी जगह से उठे। अंदाज जलाली था। वो बालिश भर की लड़की हमारी दुश्मनों से जा मिली है, हमें ही अदालती नोटिस भेज रही है। वो यकदम चलाई तो वारिस एक पल को दहल कर रह गया। तभी वहाँ ज़ुलेखा बेगम, अस्मा बेगम अपने शौहर फरीद अली खान के साथ और सूरत हाल जानते ही सब हका बका रह गए। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो दीवार पर मुक्का बरसाते दृष्टि से बोले। शहर का बेहतरीन वकील कराओ फरीद, हम इस एहसान फरमोश लड़की को एक अच्छा सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक वो सारी ज़िंदगी याद रखेगी। ज़ुलेखा बेगम पुरजोश नजर आ रही थी जबकि वारिस का चेहरा परेशान नजर आता है। वो बार बार कुछ कहने की कोशिश करता फिर लब बेच लेता है। इसमें इतनी हिम्मत न थी सच कहकर अपने बाप के सामने जलील हो जाता। जिंदगी में पहली दफ़ा इतनी भीड़ में कदम रख रही थी। हर तरफ मर्द थे, कहीं कहीं औरत जद थी मगर अमूमन मर्द। पुलिस की वर्दी में मबलूस एहलकार जंजीरों में जकड़े कहती मुजरिम भांत भांत की आवाज़ें वो यकदम समझकर ज़रान की आड़ में होने की कोशिश में इससे टकराई। इससे कबल वो लड़खड़ाती। ज़रान ने इसे आसगी से थामा। वो मचल कर पीछे हटी और शर्मिंदगी से इसे देखने लगी। ज़रान ने कोई असर लिए बगैर चलता रहा। वो इससे कदम मिलाने की कोशिश में जैसे भागती जा रही थी। बिल्कुल रिलैक्स रहना, कुछ देर में तुम्हें ताया या चचा या ताया होंगे, लेकिन प्लीज़ मजबूत रहना, हम केस कर चुके हैं, अब पीछे हटने की कोई राह नहीं। बहुत कुछ कहे कटहरे में खड़े होकर या तुम्हें कटहरे में खड़ा करके तो मगर तुम मजबूत रहोगी और मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिला कर रहूँगा। वो इसकी बात पर इसबाहत में गर्दन हिलाती रही। इसके पास कोई और चारा नहीं था। कुछ देर बाद वो कमरा अदालत में खड़ी थी। कटहरे के बीच सामने लोग थे, अपने भी पराए भी, लेकिन इसने किसी को नहीं देखा। इसकी निगाहें बस ज़रान पर थी जिसने इसे सख्ती से फक्त इसकी तरफ देखने का हुक्म दिया था। आपका नाम? विरदा। विरदा अली यार खान। इसने आवाज़ बहुत धीमी थी। ऊंचा बोले। ज़रान ने नरमी से कहा। विरदा अली यार खान, आपकी उम्र 20 साल। क्या आप यहाँ अपनी मर्जी से खड़ी? जी, मैं अपनी मर्जी से यहाँ खड़ी। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगी रिपोर्ट में जो लिखा है वो सच है या नहीं? क्या आप वो वाक़यात दोहराएंगी जिनसे आप गुजरी हैं? अपने ताया अली रज़ा खान की सरपरस्ती में होते हुए वो सर हिलाते बोलने बताने लगी। सब खामोशी से सुन रहे थे। मुखालिफ वकील बिल्कुल खामोश था। इसने कहीं से भी इसे नहीं टोका, फ़क्त चंद सवाल किया और फिर वापस अपनी जगह पर बैठ गया। अगली पेशी 2 हफ्ते बाद थी क्योंकि दरमियान में कुछ छुट्टियां थी। इस तमाम कार्रवाई के दौरान अली रज़ा खान खून लिखा होगा, आई थिंक होश अशाम लिखा हुआ या खून अशाम नगाहों से इसे देखते रहे। इनका बस चलता तो इधर से ही गोलियों से छलनी कर देते मगर जब्त कर गए क्योंकि जानते थे इनका अंजाम फक्त इनकी रसवाई होता। क्योंकि ज़रान शाह कोई आम वकील नहीं था, इनकी पहुंच भी थी और शोहरत भी थी। वो भी चलते अहाते से निकल रहे थे जब गर्जदार आवाज़ में विरदा को पुकारा गया। इधर मेरी बात सुनो, पलट कर देखो। पलट कर नहीं देखोगी तुम? ज़रान ने इसे तनबीह की तो वो तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई। इसने पलट कर नहीं देखा। ज़रान मुड़ा और मुस्कुराती नज़र सामने खड़े वारिस और अली रज़ा खान को देखा। तुम इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मैं अदालत में तुम्हें घसीट तो लाया ना, अब इस मजलूम और तुम लोगों को जालिम साबित करके मैं अपनी राह हमवार करूंगा। तुम देखते रहो बस। वो सर्द मर्दी से कहता पलटा तो वो दांत बीच गए। इनकी मुठ्ठियां सख्ती से बीच गई। वो इसी अपार्टमेंट में रह रही थी। यहाँ पर एक मुलाजमा भी थी, साथ ही हिफाजत का इंतजाम भी किया गया। वो आज़ादी की फिजा में अपनी मर्जी की सांस ले रही थी और फिल वक्त इसके लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। लेकिन आने वाला वक्त इसे डराता था। अब क्या होगा ये सवाल दिन में कई मरतबा बेचैन करता रहता। वो बेचैन सी कभी यहाँ से वहाँ टहलती, सोचती रहती कि यहाँ बिस्तर पर करवट बदलती रहती। ज़रान शाह 1 हफ्ते बाद आया तो वो बालकनी में ज़मीन पर बैठी चाय पी रही थी। कुछ पल वो उसे देखा गया। 1 हफ्ते में चेहरा कुछ बदला सा था। ऐसा लगा नीले कुर्ते, सफ़ेद खुले पांचों वाला ट्राउज़र पहने, दुपट्टा कांधों पर फिसला हुआ, बाल खुले हुए और कुछ गीले भी लग रहे थे। हमें केस एकदम सहमी और हल्की सी चीख मार। ये तो चाय ज़रा सी छलक कर इसके हाथ पर गिरी। इसे
इसने शर्मिंदा नज़रों से इसे देखा। वो मैं पता नहीं कौन से ख्यालात में गुम थी कि इट्स ओके, ज़्यादा जला तो नहीं। वो वहाँ से उठ गई। हमें केस की तैयारी करनी है। मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जिससे हमें कोर्ट में मदद मिलेगी। वो दोनों चलते हुए लिविंग रूम में आए तो वो खामोशी से पर बैठ गई। ज़ारान ने इसे बहुत गौर से देखा। भूरी आंखें जिन पर घनी पलकों का साया था, छोटी सी नाक, गुलाबी होंठ। ये पहली दफ़ा था जब इसने किसी लड़की की बिना लिपस्टिक लगे गुलाबी होंठ देखे थे। चेहरा आज ज़्यादा दुबला पतला ना लगा। अंदर की धसी हुई आंखें जो पहली दफ़ा गौर के काबिल नहीं लगी थी, आज मुख्तलिफ थी। बस एक हफ्ते के अंदर इसमें ये तब्दीलियाँ आ गई तो इस हवेली में इसके साथ क्या सलूक रमा रखा गया था वो फूल मुरझाया ही रहा, खिल ही न सका। इस पर से नजरें हटाते इससे केस के मुतालिक बताने लगा। जिन बातों के बारे में वो सोच रहा था विरदा इतराज़ करेगी, इन्हें कोर्ट में जाहिर करने से मना करेगी, ऐसा कुछ ना हुआ। वो तमाम बातों के दौरान बस ताबेदारी से सर हिलाती रही। दौरान 2 घंटे बाद वहाँ से चला गया तो वो फिर और इसकी तन्हाई थी जो दिन रात हम जोलियों की तरह एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहते थे। अदालत में आज दूसरी पेशी थी और ज़रान आज ही इस केस को निपटाने की नीयत से पूरी तैयारी के साथ आया था। वो गुलाबी लंबी कमीज पहने, सफ़ेद दुपट्टा सर पर लिए, कांधों पर सा चादर डाले, इसके आड़ में बस इसके कदमों की पीछे चलती जा रही थी। पीछे मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए अचानक एक चैम्बर के पास रुका तो पीछे से आती इसकी पुश्त से बुरी तरह टकराई। से पहले वो तवाज़न बिगड़ता और गिरती हुई ज़रान ने हाथ पीछे करते इसका बाजू पकड़ते इसे सामने ला खड़ा किया। वो किसी हवा की मानत नाजुक थी। इसके कद से कदरे छोटी। वो सर उठाए शर्मिंदा सी इसे देख रही थी। ज़ारान इसे फक्त घूर कर रह गया। वो सर झुका गई तो भी कई पल निगाहें इसके झुके सर पर टिकाए कुछ सोचता रहा। फिर इसे आगे बढ़ने का इशारा किया। तुम चलो, मैं आता हूँ, मैं इधर ही इंतजार करती हूँ आपका। वो कहकर वहीं खड़ी रही। डरो मत, कुछ दिनों बाद वैसे भी तुम्हें सब अकेले करना, मैं हमेशा थोड़ी तुम्हारे पीछे रहूंगा। वो उससे तेज लहजे में कहता अंदर दाखिल हुआ। वो देख ना सका इस जुमले ने इसके चेहरे की रंगत कैसे छीनी थी। 5 मिनट बाद वो लौटा तो वो वहीं खड़ी मिली। ज़ारा ने इसका उतरा चेहरा देखा तो इसका दिल बेख्तियार नरम पड़ा। चलो, नरमी से कहते वो आगे बढ़ते गए। अब वो छोटे छोटे कदमों से इसका दिल बेख्तियार नरम पड़ा। चलो, अब वो छोटे छोटे कदमों से इसके आगे चल रही थी जिसकी वजह से इसकी चलने की रफ्तार पर असर पड़ रहा था, मगर वो कुछ कहे बगैर इसके पीछे चलता रहा। कमरा अदालत में आज रजाक भी मौजूद था। मुखालिफ वकील पर पुरएतमाद चेहरा लिए बैठा, लेकिन कम एतमाद ज़रान भी नहीं लग रहा था। रानर, मैं एक गवाह इस अदालत में पेश करना चाहता हूँ। ये रज़ाक अली है। इसकी उम्र अभी मुकम्मल 18 साल का हिंसा अबूर नहीं कर पाई। ये लड़की पिछले कई महीनों से इसे वर्गलाकर गलत ताल्लुक बनाने बेख्तियार हैरत और बेयकीनी से विरदा की आंखें पहली धक से रह गई। इसने जब ज़रान की तरफ देखा तो इसकी आंखों में एक तड़प सी थी, लेकिन ज़रान नॉर्मल नज़र आ रहा था। वकील मजीद कुछ कह रहा था। इससे पहली बार सामने बैठे अली रज़ा खान की तरफ देखा, फिर बराबर बैठे वारिस को देखा। वो सर बेख्तियार नफी में हला। वो मजीद कुछ नहीं सुन पाई। इसे लगा वो यहीं बेहोश हवास बेगाना होकर गिर पड़ेगी। कुछ ही देर बाद ज़रान इसे कटहरे में बुलाया तो वो लरजते कदमों से चलती वहाँ चली आई। आपकी उम्र क्या है मोहतरमा? 20 साल, 22 साल, इसने कहते इस बात में सर हिलाया। लेकिन जब मैंने कागजी कार्रवाई के लिए आपसे शनाख्ती कार्ड मांगा तो आपने कहा था शनाख्ती कार्ड नहीं है मेरा। वो उलझी सी जवाब दे रही थी। आप मेरे पास आई तो आपके पास कितने पैसे थे? 5000, इसने जवाब दिया। वही सादगी, वही मासूमियत। 5000 योर ऑनर। ये रहा 5000 का नोट, जिस पर इनके अलावा इनकी हवेली में काम करने वाले मुलाजमा के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। इन्हें हवेली में हरासा किया जाता है। घर का फर्द होने के बावजूद वो एक मुलाजमा से बदतर ज़िंदगी गुजारती है। ये वो तस्वीर है जब ये पहली दफ़ा मेरे पास आई। इसने 5000 के नोट के साथ वो तस्वीर पेश की। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। जज ने मुखालिफ वकील को बैठने का इशारा किया, ज़रान को बात जारी रखने का इशारा किया। ये इस रोज़ की बात है जब इनका कज़न रज़ाक इन्हें नाश्ते के लिए अपने कमरे में आने का हुक्म देता, लेकिन ये खुद जाने के बजाय एक मर्द मुलाजिम को भेजती, जिसके नतीजे में रज़ाक इन पर नाराज़ होता, चीखता चलाता है, हरासा करता है। बात घर के दीगर लोगों तक पहुँचती है तो कसूरवार इन्हें ठहराया जाता है और इसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान ज़ाहिर है। इन पर तशद्दुद किया जाता है। वो विरदा की आंसू बहने लगे। अली रज़ा खान लब पीछे बैठे। ये नई बात नहीं थी। ये आज नहीं 10 साल से चला आ रहा था, जब से मिस वर्दा की वालदा इस दुनिया से रुखसत हुई है। इन्होंने हवेली में मुलाजमों से बदतर ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ न सिर्फ घर के लोगों के मजालिम सहे, बल्कि घर के बच्चों के लिए एक यतीम
बच्ची खिलौना बनकर रह गई। ये कुछ वीडियोस हैं जो हमें इनके घर के दीगर खवातीन के फ़ोन से पोस्टेड मिली हैं, जिनके पस मंज़र में कहीं न कहीं वो वृद्धा दिख रही है और हर जगह एक मज़लूम की सूरत में। तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी पर एक मुलाज़मा का बयान रिकॉर्ड किया गया, जिसमें यहाँ पेश करना चाहूँगा। वो बोला और रिकॉर्डिंग अदालत को पेश की। अगले ही चंद लम्हों में वहाँ शहबानों का बयान गूंज रहा था। वृद्धा के चेहरे पर सुकून फैलता चला गया। लालच, बेहिसी और झूठ की हद। अपने खून का लिहाज नहीं किया गया, मरहूम भाई का लिहाज नहीं किया गया, बल्कि इनकी इज्जत से खिलवाड़ किया गया, किरदार कशी की गई। तो यू रॉनर, आप सोच सकते हैं हवेली की इस चार दीवारी में इस मासूम और सादा लड़की के साथ कैसा सलूक रवा रखा गया। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी मौकला के साथ इंसाफ किया जाए, इन्हें इनका हक दिया जाए, इन्होंने इसका हिस्सा दिया जाए और ना सिर्फ हक बल्कि सालों से जारी जबर का जुर्माना अदा किया जाए। आप कुछ कहना चाहेंगी? जज ने मुखालिफ वकील से पूछा तो वो मजीद इल्ज़ामात का पलंदा लिए उठ खड़ा हुआ, मगर जज मुतासिर ना हुआ। जज ने फैसला अगली तारीख तक महफूज करके अदालत बर्खास्त कर दी। वो दोनों 90 तले कदमों से अहाते से निकले, खामोशी से गाड़ी में सवार हो गई। शुक्रिया। जरान की गाड़ी में सवार होते ही इसने धीमे लहजे में कहा तो फ़क्त आंखों से जवाब देता गाड़ी स्टार्ट करने लगा। पिछले महाफिज़ों की गाड़ी इनके ताक़ुब में थी। वो इससे अपार्टमेंट छोड़कर खुद वहाँ से चला आया, ये जाने बगैर उस मासूम लड़की के दिल में अपनी मोहब्बत का बीज बो आया है। अगली तारीख पर वो इसे लेने आया तो वृद्धा ने इसे गहरा नीला मफरल पेश किया, जिसे वो सवालिया नज़रों से देख रहा था। मेरे लिए लड़ने का शुक्रिया, मैंने ये आपके लिए बनाया। वो चमकती आंखों से इसे देखती धीमे लहजे में कह रही थी। इसके अंदाज में झिझकती जरान ने दिलचस्पी से इसे और फिर मफलर को देखा, जो बहुत सफाई से बनाया गया था। इसने वो मफलर पकड़ते नरम निगाहों से इसकी आंखों में देखा तो वह नजरें झुका गई। मुझे पूरा यकीन है फैसला हमारे हक में होगा। जब तक तुम्हारा हक अदा नहीं हो जाता तुम यहाँ रह सकती है, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और इसके बाद वह एकदम परेशान होती दिखाई दी। इसके बाद तुम अपनी दोस्त शेरबानो के साथ अपनी नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ सकती हो। ज़ाहिर है मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, इसने कहा तो वह एकदम बुझ गई। आंखें उदास हुई, खामोश निगाहों से इसे देखेगी, फिर आहिस्ता असबाहत में गर्दन हिलाती इसके साथ चलती बाहर आई। जरान ने उतरते चेहरे को देखा, वो सर झुकाए अपनी नाजुक उंगलियों की मरोड़ती पता नहीं क्या सोच रही थी। जरान ने निगाहें फेर ली। इनकी तवक्को के मुताबिक फैसला इनके हक में दिया। हक तलबी का जुर्माना 10 करोड़, तमाम असासों का 35% जल्द अज जल्द मोहतरमा वृद्धा वालिद अली यार खान को अदा करें। अली रज़ा खान इंतज़ार में थे। जज अपनी तकरीर ख़त्म करे तो वो उठकर यहाँ से जाए। वारिस आज नहीं था। फरीद अली खान वहीं खामोश बैठे वृद्धा को देख रहे थे, जिसने एक मरतबा भी इनकी तरफ नहीं देखा। अदालत बर्खास्त होते ही वो चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई थी, जबकि जरान वहीं था। अली रज़ा खान, आप ये सारी रकम 25 दिन के अंदर हमें अदा कर देंगे। वो अदालती कागजान की आंखों के सामने लहरा रहा था। और मेरी ज़मीन के लिए मैं जल्द आऊँगा। पहले मैंने सोचा था इससे भी इस केस में जोड़कर हेर फेर करके अपनी ज़मीन वापस ले लूँ, लेकिन इतने वक्त बाद कानून के पास आया तो इरादा बदल लिया। हेरा फेरी से नहीं, पूरे हक से केस करके अपनी ज़मीन वापस लूँगा। तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारी ज़मीन, जल्द ही कागज़ मिल जाएंगे तुम्हें। मैं नफरत से इसका चेहरा देखते इसके हाथ से कागज़ छीनते आगे बढ़े तो बेख्तियार हंस दिया। गर्दन घुमाए गाड़ी की तरफ देखा तो वो खिड़की के पार खला को घूर रही थी। कदम कदम चलता इसके करीब आया। मुबारक हो, वक्त मुस्कुरा दी। जिस अपार्टमेंट में अभी ठहरी हुई हो वो पूरी बिल्डिंग आपकी है ना? क्या आप मुझे किराएदार के तौर पर एक अपार्टमेंट दे सकते हैं? इसने गाड़ी सवार होते ही वृद्धा ने झिझकते हुए पूछा। जरान ने एक गहरी निगाह इस पर डाली और मुस्कुराहट दबाता उसे देखे गया। कितना किराया दोगी और मेरी फ़ीस? वो बज़ाहिर संजीदगी से बोला, मैं आपको दे दूंगी फ़ीस और किराया जितना बनता है। तुमने तो मेरा सारा प्लान फेल कर दिया। फिर बढ़ाया और तहस्सुफ से इसकी तरफ देखा। कौन सा प्लान? वो उलझन भरी अंदाज में पूछ रही थी। तुम्हारी नई नई दौलत पर कब्जा करने के लिए सोचा तुमसे शादी कर लूँ, मगर तुम तो किराया और फीस पर टरखा रही हो। खैर, वो एकदम बेयकीनी से देखने लगी। चेहरा सुर्ख पड़ा और निगाहें झुकाते गला कंकार कर बोली, आपका प्लान ज़्यादा ठीक है। वो इतनी मासूमियत और सादगी से बोली कि जरान कहका लगाकर हंसता ही चला गया। यार तुम तो नायाब पीस हो। तो मतलब एतराज़ नहीं है तुम्हें सारी दौलत पर कब्जा कर लूँ? शादी के बाद तो वैसे भी शोहर और बीवी का जो होता है साझा ही है।
वो सादगी से कहती इसके दिल के सारे तार छेड़ गई थी। उसे देखते गया, नज़रें झुकाए उंगलियां मरोड़ती रही। जब तुमने मुझे अपने 5,000 यानी कुल मता पकड़ाने की कोशिश की थी ना, तब से मेरा दिल तुम्हारी मासूमियत पर अटक गया। चाह कर भी वो सब नहीं कर पाया जो करने का सोचा। क्या सोचा? तुम्हें इस्तेमाल करना, ज़रा सा भी नहीं कर पाया। वो नरमी से देखता कह रहा था। वो बेख्तियार मुस्कुराई और नज़रें उठाए इसे देखने लगी, पूरे इत्मीनान के और सुकून से। क्या यही वो सब्र का फल है जिसकी वो पिछले कई सालों से मुंतज़िर थी? दिल ने यकदम हाँ में तान मिलाई थी और पुरजानिब की जलतरिंग सा बज पुरजानिब यानी कि हर तरफ एक जलतरिंग सा बज उठा। प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे खुशी होगी। और अगर आप लोगों को कोई भी बीच में मेरा बात करना पसंद नहीं, बोलना पसंद नहीं, तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दें मैसेज में, कमेंट्स में, ताकि नेक्स्ट में नहीं बोलूँगी, सिर्फ कहानी